सभी लोगों का। आइए, ठीक है, हम सिंधु सभ्यता को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और इस क्लास का समय जो है वो आपका 3 बजे का है। ठीक है, अगर आपकी बच्चे कोई भी पीडीएफ अभी नहीं डली तो मैंने बोल दिया है, ठीक है, कि एक-एक पीडीएफ एलटी ग्रेड में एक-एक बच्चे की बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, वो आज शाम तक या रात तक आपके डल जाएंगे। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली मेरे निर्देश हैं। चलिए अब सिंधु सभ्यता पर चलते हैं। आज इसको बच्चे खत्म करेंगे सिंधु सभ्यता को। और वैसे अगर मैं सच बात तो ये है कि वैदिक सभ्यता, ठीक है, आज हम स्टार्ट हमें कर देना चाहिए। ठीक है, अगर समय रहा तो हम कर देंगे वैदिक सभ्यता को, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मंडे से वैदिक सभ्यता को देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री आपकी 6 दिन चलेगी। हिस्ट्री ठीक है, ज्ञान प्रधान सभ्यता थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन नहीं करते थे। भाई कृषि और पशुपालन करते थे वो, ठीक है, लेकिन अच्छा अब यहाँ से कुछ फैक्ट बनते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि भाई सिंधु वासियों के द्वारा गन्ना की खेती की गई थी, ऐसा अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। मतलब कि इस सभ्यता से गन्ना की खेती के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। जौ की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे, कपास उगाने वाले सिंधुवासी ही सर्वप्रथम थे। मतलब सबसे पहले अगर कपास किसी ने उगाई तो सिंधुवासी ही सर्वप्रथम थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रंगपुर से हमें धान के साक्ष्य भी मिलते हैं। रंगपुर गुजरात में है तो धान की खेती के साक्ष्य रंगपुर से मिलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट लोथल से चावल की भूसी आप जानते हो, भूसी, जी हाँ, तो लोथल से चावल की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? लोथल से मिले हैं बच्चे। इसके अलावा बाजरा हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, तिल हो गया मेरे प्यारे बच्चे, और रागी हो गया, इन सभी की ये लोग खेती करते थे। हल से परिचित थे, हल से परिचित थे, क्योंकि बनावली एक स्थान है। बनावली से आप सभी को पता है कि मिट्टी का एक खिलौना हल मिला है। तो अगर बनावली से मिट्टी का खिलौना हल मिला है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि भैया एक हल से परिचित थे, बहुत अच्छे से जानते थे। और लोथल से, एक लोथल से हमको आटा पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। एक लोथल से आटा पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट। तो ये सारी जानकारी हम लिख देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले कृषि में गन्ना की खेती के कोई साक्ष्य नहीं मिले, है ना बच्चे? इसको लगाओ बीच में और लिखो एक-एक पॉइंट, और मेरे साथ-साथ बोलो कि भाई गन्ना की खेती के कोई साक्ष्य नहीं मिले। याद कर लिया आपने? खेती के कोई साक्ष्य नहीं मिले। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सिंधुवासी निम्न में से किस फसल को नहीं करते थे, देखिए सिंधुवासियों के द्वारा निम्न में से कौन सी एक फसल के साक्ष्य नहीं मिलते? गेहूं हो, जौ हो, ठीक है, चना हो, मटर हो और गन्ना हो, तो स्वाभाविक सी बात है आप क्या कहेंगे उसमें भैया जी? किसको सही करेंगे आप? गन्ना को, कि गन्ना की खेती के किसी भी प्रकार के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। क्या मेरे छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, देयर इज जीरो एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द, ठीक है, शुगर केन। मतलब गन्ना की खेती के किसी भी प्रकार के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। हाँ, वो गेहूं और जौ की खेती करते थे। ठीक है, मैं एक साथ लिख देता हूँ। वो गेहूं की खेती करते थे, तो बच्चे जौ की खेती करते थे। ठीक है, वे धान या चावल एक ही बात होते हैं, इसको उगाते थे। ठीक है, चना की खेती के साक्ष्य मिले हैं, मटर की खेती के साक्ष्य मिले हैं, रागी की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अलसी, ठीक है, अलसी, सच बात तो ये है बच्चे कि मैं भी नहीं जानता अलसी क्या होता है। ठीक है ना, शायद आप में से कोई जानता हो तो मुझे बता दो, लेकिन हाँ, ठीक है, ये लोग अलसी की खेती करते थे। ठीक है जी, तो इसके भी हमको साक्ष्य मिले हैं। तो ठीक है जी, चना, मटर, रागी, ठीक है, बाजरा, सरसों और तिल, है ना? बाजरा, सरसों और तिल, बाजरा, सरसों और तिल, ये ध्यान रखना है। अच्छा, क्या सर ये हमें रटना है? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं रटना, बस एक जस्ट रीडिंग करनी है कि ठीक है, गेहूं, ठीक है भाई, गन्ना की खेती के कोई साक्ष्य नहीं है। गेहूं है, जौ है, धान है, चना है, मटर है, रागी है, अलसी है, बाजरा है, सरसों है और तिल है। ठीक है, इसकी खेती के हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बस इतना आपको ठीक है जानना है। ठीक है, इतनी ये साक्ष्य मिले हैं, तो इनकी कृषि वह करते थे, कृषि करते थे। इसके बाद अगला बच्चे, तीसरा पॉइंट, कपास उगाने वाले सिंधुवासी ही सर्वप्रथम थे। ये ध्यान रखना बच्चे कि कपास उगाने वाले सिंधुवासी ही सर्वप्रथम थे, सर्वप्रथम थे। ठीक है, जिन्होंने कपास उगाई, ठीक है, कपास उगाने वाले बच्चे सिंधुवासी ही सर्वप्रथम थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कपास सिंधुवासी सबने पहले पाई। अब बनावली से मिट्टी का खिलौना हल और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण, दो चीज मेरे प्यारे बच्चे। बनावली सब जानते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद में है, कालीबंगा राजस्थान के, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये दो चीजें आप ठीक है याद करो कि भाई बनावली से मिट्टी का खिलौना हल, बनावली से मिट्टी का खिलौना हल, बनावली से मिट्टी का खिलौना हल, ठीक है, और पांचवा कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि हल से परिचित थे। ठीक है, अब लोथल से आटा पीसने की चक्की मिली है, ये भी तो मैंने आपको बताया था भाई। ठीक है, ये भी आपको लिखना है, यहां पर लिख लो आप इसको कि भाई लोथल से आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। लोथल से आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, 2 पार्ट मिले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लोथल से, ठीक है, आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले। तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि भाई जैसे ठीक हमारे बुजुर्ग जो है, हमारी दादी, ठीक है, और ये सब लोग एक गेहूं को घर पे ही पीस लेते थे ना एक चक्की में, तो ठीक उस तरह से यहाँ पर जो है ना ये सारी चीजें मिली है। तो मतलब ये भी क्लियर है कि हाँ, ठीक है, ये लोग एक बहुत अच्छे से इस तरह से परिचित थे। ठीक है, आटा पीसने की चक्की से भी परिचित थे। एक और बात मैंने आपको बताया था रंगपुर से, ठीक है, रंगपुर और लोथल, ठीक है, दोनों से, रंगपुर से ठीक है चावल के साथ और लोथल से धान की भूसी, रंगपुर से चावल। तो मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ कि रंगपुर से चावल, रंगपुर से चावल को उगाई जाने के साथ, ठीक, उगाई जाने के साथ, और लोथल से बचे, मेरे साथ बोलो मेरे प्यारे छोटे भाई, लोथल से चावल की भूसी, लोथल से चावल की भूसी, लोथल से चावल की भूसी के साथ, लोथल से चावल की भूसी के साथ।
ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है? तो लोथल से तो चावल की भूसी के साथ मिले हैं हमको, ठीक है? रंगपुर से चावल को उगाए जाने के साथ मिले हैं, रंगपुर से चावल को उगाए जाने के, लोथल से चावल की भूसी के, लोथल से आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं हमको, ठीक है? आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं और प्लस हमें गन्ना की खेती का कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक? गेहूं, जौ, धान, चना, मटर, रागी, अलसी, बाजरा, सरसों, तिल की खेती की जाती थी। विश्व में कपास उगाने वाले सिंधुवासी ही सर्वप्रथम थे। बनावली से मिट्टी का खिलौना हल मिला है हमको बनावली से और इसके बाद बचे कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण, बस ठीक है, हो गया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्लास में याद हुआ ना सभी को बच्चे? बोलो, क्लास में याद हुआ? बिल्कुल। अब हम पशुपालन के बारे में बात करेंगे यार, ठीक है? हम जाएंगे इधर पशुपालन की तरफ। पशुपालन में देखो एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना? एक स्थान है सुरकोटता, ठीक है? सुरकोटता कहां पर पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा गुजरात में। तो सुरकोटता से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है ना? लेकिन कुछ विद्वान बोलते हैं घोड़ा नहीं, ये गधा था, ठीक है ना? तो एक स्थान है भैया जी क्या? सुरकोटता, सुरकोटता, ठीक है जी? तो यहां से घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर, तो मतलब विद्वान बोलते हैं कुछ, ये कहते हैं कि घोड़ा नहीं गधा था। उनको लगता है कि सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे ही नहीं, क्योंकि घोड़े से जो परिचित होता है ना, वो लड़ाका जाति होती है। घोड़े का सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं? जो वॉरियर्स होते हैं, और सिंधुवासी वॉरियर्स नहीं थे, वो तो बनिया थे, वो तो व्यापार वाणिज्य करते थे, ठीक है? लेकिन जब ये सुरकोटता से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हमें, तो मैं ये बात कहीं ना कहीं प्रूव हो जाती है कि नहीं यार, घोड़े से वो परिचित थे। इतना ही नहीं, बल्कि एक और स्थान है आपका राणागुंडई, जो कि ठीक है पाकिस्तान में पड़ेगा। राणागुंडई, राणागुंडई से घोड़े के जबड़े के अवशेष, राणागुंडई से क्या मिला बच्चे? घोड़े के जबड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के जबड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? राणागुंडई से। तो ये जो राणागुंडई से घोड़े के जबड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बड़ा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी बात प्रूव हो जाती है कि हाँ भाई, घोड़े से ये लोग परिचित थे। इसके अलावा बच्चे ये देखो सभी पशुओं को पालते थे, ठीक है? कुत्ता को ये पालते थे, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, वृषभ, सब कोई पालते थे। वृषभ इनके लिए विशेष पूजनीय था, स्पेशली जो कुंवर वाला सांड है, कुंवर वाला सांड इनके लिए विशेष पूजनीय पशु था। कुंवर आप समझिए, कुंवर, हाँ जी, कुंवर वाला सांड, ठीक है, इनके लिए विशेष पूजनीय पशु था, विशेष पूजनीय पशु था। सब पालते थे मेरे प्यारे बच्चे सारे, ठीक है ना? जानवरों को, ठीक है? जैसे मैं लिख देता हूँ, कुत्ता, हाथी, बैल, ठीक है ना? गाय, भेड़, बकरी। देखो महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये नहीं है बच्चे कि ये इन सभी को पालते थे, महत्वपूर्ण ये है कि भाई ये किससे परिचित नहीं थे, या कौन सा ऐसा जानवर है जिसका एविडेंस मिला ही नहीं, तो महत्वपूर्ण है ना? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? ये तो भाई ठीक हो गया कि हाँ भाई ठीक है, कुत्ता, हाथी, गाय, बैल, ठीक है? ये सब बेसिक जो है इन सबसे ये परिचित थे, इन सबको पालते थे। हाथी भी आप इसमें शामिल करेंगे, लेकिन कौन सा ऐसा एक जानवर है जिसका कोई साक्ष्य मिल नहीं मिला या जिससे परिचित नहीं थे? तो आपका जवाब होगा शेर, ठीक है? लॉयन, ठीक भाई? ये मतलब जितने भी सिंधु स्थल हैं, सारे के सारे सिंधु स्थलों से आपको शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? तो शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला, शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। जितने भी सिंधु स्थल हैं, ठीक है, सभी के सभी सिंधु स्थलों से शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। जितने भी सिंधु स्थल है मेरे प्यारे बच्चे, सभी के सभी सिंधु स्थलों से, ठीक है, शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। मतलब ऐसा कहीं भी नहीं कि ये शेर से परिचित है, तो शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है? किसी को किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं? प्लीज एक बार थम्स अप करके मेरे प्यारे सभी छोटे बहन भाई बताएंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर ना? बिल्कुल अच्छे से। अब देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है कि भाई सुरकोटता से घोड़े के अस्थि पंजर, राणाकुंडी से घोड़े के, ठीक है, जबड़े के अवशेष मिले हैं। सभी मुख्यतः सभी पशुओं को पालते हैं। कल तक विद्वान कहते थे घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन 2 जगह से घोड़े के एविडेंस मिल गए, हाथी को, कुत्ते को, गाय को, भेड़ को, बकरी को, ठीक है? सबको ये पाल रहे हैं। बस शेर का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है? शेर का किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा, बस इतना आपको ध्यान रखना है ना जी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, कि सिंधु सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य कैसा था। हम व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात करेंगे, है ना? देखो आप सभी को पता है कि व्यापार प्रधान सभ्यता तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब जानते हैं बच्चे कि एक व्यापार प्रधान सभ्यता तो थी, लेकिन व्यापार और वाणिज्य किस दशा में था? तो उन्नत दशा में था, मतलब बहुत जबरदस्त बच्चे, पूरे विश्व में इनकी पहचान थी व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में। तो इनका जो व्यापार और वाणिज्य था तब बहुत अच्छा था, मतलब बहुत जबरदस्त चलता था। व्यापार और वाणिज्य बच्चे उन्नत दशा में था, बहुत प्रोस्पर था, ठीक है? तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बहुत प्रोस्पर था, ये क्लियर है? अच्छा, अब जैसे आप देखेंगे, आप आज मार्केट जाते हैं, जब आज मार्केट जाते हैं तो आप कोई भी सामान लेते हैं, आपने सब्जी लिया, आपने कोई भी फल लिया, आपने चीनी ली बच्चे, आपने पोहा लिया, आपने कुछ भी लिया, तो आपको पता है कि वो तौल कर या माप कर देता है। बोलो, होता है कि नहीं? तौल कर या माप कर, बिना तौले मापे नहीं देता, क्योंकि आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जो भी लेने गए हैं, उसी के रिस्पेक्ट में आप उसे पे करेंगे। तो क्या सिंधु सभ्यता वाले लोग जो हैं, ये माप तौल से परिचित थे? जी हाँ, ठीक है? सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं, वो माप तौल से मेरे प्यारे बच्चे परिचित थे। क्या प्रूफ है सर आपके पास? लोथल से हमको हाथी दांत का, जो हाथी का दांत होता है, उसका बना हुआ एक पैमाना मिला है लोथल से। बात समझ में आ रही है? हाथी दांत का। और इसके अलावा हमें बाट मिली है। बाट समझ गए? जिनसे तौलते हैं, तो बाट मिले हैं। और बाट में जो नाप की इकाई है, एक द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट, जो माप की इकाई है, वो है 16, 16 के अनुपात में। जैसे आज माप की इकाई क्या है? 5 के अनुपात में है। आज आपको 50 ग्राम, फिर 100 ग्राम, 5 के अनुपात में आज 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, है कि नहीं? तो उस समय 16 के अनुपात में थी, मतलब 16 है 32। अब कितना रहा होगा, ग्राम रहा होगा, पता नहीं कौन सी इकाई रही होगी, उस समय नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि जो एक बाट हमको मिले हैं, वो बाट एक्चुअली एक 16 के अनुपात में। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 16, 32, 48, 16 चौका 64, बस 64 से आगे मत पूछना, 16 का पारा यहीं तक है पता। चलिए ठीक है, तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माप तौल से परिचित थे भाई, होंगे यार, बढ़िया आदमी है, माप तौल से परिचित नहीं होंगे? आप बताओ यार, ठीक है? माप तौल से परिचित थे, माप तौल से परिचित थे, ठीक है? ये बात मैंने आपको बता दी कि भाई ये माप तौल से परिचित थे। तीसरा पॉइंट, ठीक है, आपको जो यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना है कि भाई लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है।
पैमाना प्राप्त हुआ है। तो इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पैमाने से भी परिचित थे। और मापतोल की इकाई क्या थी? स्टूल है, ठीक है? ये बहुत अच्छे से मेरे प्यारे सभी छोटे बहन भाइयों को याद होना चाहिए। मापतोल की इकाई। अब पता है तो मैं एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी। आप सभी लोग इस क्लास में हैं ही। अच्छा पता है केवल केवल हम ही क्लास लेते हैं सैटरडे को, और किसी बैच में क्लास नहीं चलती। सैटरडे की हमारी ही चल रही है, ठीक है? चलिए, और दूसरी बात हमारी तो चलेगी। दूसरी बात, आप ठीक अभी पढ़ रहे हो ना इसे, ठीक है? इसको पढ़ो। आपने प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया, आपने अभी सिंधु सभ्यता आज आप खत्म कर लोगे, फिर सोमवार से आप ठीक है वैदिक सभ्यता पे आ जाओगे। 2-3 दिन में हम वैदिक सभ्यता खत्म कर लेंगे, फिर महाजनपद काल पे आ जाएंगे। ऐसे करके हमारा सिलेबस चलेगा, ग्रेजुअली चलेगा। आप पीसीएस के और यूपीएससी के मतलब आईएएस के प्रश्न उठा के देखना। इतना पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ बच्चे कि एक-एक प्रश्न आपसे बनेगा। बात समझिए मतलब, देखिए यहाँ बेशक आप तैयारी एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, एसएसटी के टीचर की कर रहे हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंट है, या आपके बैकग्राउंड में आपकी पीसीएस की तैयारी भी होती चली जा रही है। ये एसएसटी वालों के लिए फायदा है। प्लस आपकी बीओ की तैयारी हो रही है, ये एसएसटी वालों के लिए फायदा है। ठीक है, ये एसएसटी वालों के लिए बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो ये बातों के प्रयोग से परिचित थे। मापतोल की इकाई 16 थी, और मैं लिख देता हूँ बातों के प्रयोग से परिचित थे। बात समझ गए आप? बातों के प्रयोग से परिचित थे, बातों के प्रयोग से परिचित थे। ठीक है जी, बोलो समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे प्रूफ है, ठीक है, जिनके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बातों के प्रयोग से परिचित थे। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अब सिंधु सभ्यता वाला समाज जो है वो कैसा था? जैसे जब आप उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल पे आएंगे तो आप पढ़ते हैं कि वैदिक काल का जो समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना? और आज तक कहीं ना कहीं हमारे समाज में यही परंपरा चलती चली आ रही है। ठीक है, हम लोग बेशक ठीक है, अब हमारे प्रोफेशन चेंज हो गए। अब ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण जो है वो पठन पाठन अध्ययन अध्यापन ही करेगा, क्षत्रिय ठीक है सेना में ही जाएगा। अब ठीक है, अब ऐसा कोई क्लासिफिकेशन बचा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने उस सरनेम को आज भी कंटिन्यू किए हुए हैं, है ना? किए हुए कि नहीं? ठीक है, जैसे मैं ठाकुर हूं तो नाम के पीछे लगा लेता हूं। ये महज एक संयोग है। देखो पता है, कभी भी आप सब लोग जाति व्यवस्था के ऊपर एक अभिमान मत करना। ये महज एक संयोग है, इसमें आपका ठीक है कोई हाथ नहीं है। जैसे मैं ठीक है जिस घर में पैदा हुआ वो एक आर्थिक दृष्टि से लोअर मिडिल क्लास है। जिस घर में मैं पैदा हुआ तो मैजिक सही हो गया। मैं अंबानी के घर में भी पैदा हो सकता था, और अंबानी के घर में पैदा होके ठीक है मेरा बिना कोई एफर्ट ठीक है कुछ भी नहीं, और मैं अचानक से ठीक है भारत के सबसे अमीर पैसे वाले लोगों की सूची में शुमार हो जाता। तो ये ध्यान रखना हमेशा, आप जितने माइंड से परिपक्व होंगे आप उतनी ही समाज की ऐसी व्यवस्थाओं से दूर होंगे। आमतौर पर हम पर थोपी गई व्यवस्था है, बस ठीक है, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। लेकिन सिंधु सभ्यता वाले जो लोग थे, जो सैंधव लोग थे, सिंधुवासी थे, उनका समाज कैसा था? समाज मात्र सत्तात्मक था। इस बात की पुष्टि होती है कि कई जगह से मात्र देवी की हमें मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तो माता देवी की मूर्ति मिलने से प्रूव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं माता सत्तात्मकता ठीक है माता को ठीक है वरीयता देती थी पिता की तुलना में। और यहाँ पर भी समाज का विभाजन 4 वर्गों में किया गया है, लेकिन वो 4 वर्ग नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं। 4 वर्गों में क्या है? विद्वान है, दूसरा योद्धा है। योद्धा का मतलब है जैसे आपने देखा था गढ़िया दुर्ग, तो गढ़िया दुर्ग पर रक्षा दीवार होती थी, रक्षा दीवार पर बुर्ज बने हुए होते थे। ठीक है, तो वहां पर योद्धा या सैनिक उसको अपॉइंट किया जाता था कि वो सिक्योरिटी पर्पस से देखे कि कोई भाई आक्रमण हमला ना कर दे। तीसरा होता था शिल्पी या व्यापारी, और चौथा होता था श्रमिक। यहाँ पर कोई शुद्ध वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप श्रमिक हो। और सबसे बड़ी बात है कि समाज उचित समतावादी था। ठीक है, ये सभी बेशक इनके कार्य अलग अलग थे, लेकिन समाज में इसका स्थान एक जैसा था। दिक्कत हमारे यहाँ तभी तो पैदा हुई उत्तर वैदिक काल की बात कैसे कि कार्य सबके अलग अलग है, लेकिन समाज में उसका जो स्थान है वो उसके कार्य से पहचाना जा रहा है, उसके कार्य से समाज में उसका स्थान ठीक बन रहा है। जो ब्राह्मण है समाज में उसका स्थान बहुत उच्च हो गया, ऊंचा हो गया, क्योंकि उसका कार्य अध्ययन अध्यापन करना है, ठीक है, वेदांग, ज्योतिष और इन सबकी ठीक है पढ़ाई करना है। क्षत्रिय उससे थोड़ा सा नीचे रहा ब्राह्मण से, क्योंकि उसका कार्य ठीक है एक राजतंत्र और ठीक शासन तंत्र की स्थापना करना है, मंत्री परिषद का निर्माण करना है, सुरक्षा करना है। फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। शूद्र का समाज में सबसे निम्न स्थान हो गया। ठीक मतलब हमने ठीक जो हमें कार्य डिवाइड किए गए थे उनके आधार पर हमने समाज में अपने स्थान को घोषित किया हुआ। यहाँ ऐसा नहीं था, समाज उचित समतावादी था। आपका काम चाहे कुछ भी सही, वो एक दूसरी बात है, लेकिन आप सब क्योंकि मानव है तो इसलिए हम सब लोग बराबर है। क्योंकि हम सब मानव है इसलिए हम सब कैसे हैं? बराबर है। तो समाज मात्र सत्तात्मक था। देखिए बेटा, 2 तरह के समाज होंगे, मात्र और पितृसत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब होता है जहां माता मुखिया होती हैं परिवार की, और जहां पिता मुखिया होती है परिवार की, वो पितृसत्तात्मक है। समाज मात्र सत्तात्मक था क्योंकि अधिकांशतः स्थानों से मात्र देवी की मूर्ति मिली है। अधिकांश स्थानों से मात्र देवी की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है। ठीक है, तो अधिकांश स्थानों से मात्र देवी की मूर्ति मिली है, इसलिए समाज कैसा था मेरे प्यारे बच्चे? मात्र संत। ठीक है ना, समाज उचित समतावादी था। समझ गए बच्चे? उचित समतावादी समाज उचित समतावादी था। ठीक है, समाज में 4 वर्ग थे। समाज में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना मेरे प्यारे बच्चे? यही थे ना समाज में 4 वर्ग? नहीं, देखिए ये 4 वर्ग नहीं है, इसलिए देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा गया और बच्चे गलत कराए। ये तो आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेंगे ये वर्ग। ठीक है, ब्राह्मण की जगह यहाँ पर क्या मिलेगा? विद्वान। यहाँ पर उसको विद्वान कहा जाएगा, विद्वान कहा जाएगा, है ना? बहुत अच्छी बात है, विद्वान। दूसरा योद्धा, क्षत्रिय की जगह योद्धा। फिर शिल्पी, ठीक है, या व्यापारी। शिल्पी या व्यापारी जो तीसरा वर्ग है। और चौथा क्या होगा बच्चे? चौथा होगा श्रमिक। चौथा कौन होगा? चौथा श्रमिक होगा। तो समाज में ये 4 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे, विद्वान, योद्धा, शिल्पी, व्यापारी या श्रमिक। समाज उचित समतावादी था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और समाज का विभाजन किसके आधार पर था? कर्मों के आधार पर था। समाज का विभाजन मेरे प्यारे बच्चे किसके आधार पर था? समाज का विभाजन कर्मों के आधार पर था। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं कि भाई समाज का विभाजन कर्मों के आधार पर था। समाज का विभाजन कर्मों के आधार पर था। कर्मों के आधार पर था।
बहुत अच्छे, ये क्लियर हुआ, आगे चलेंगे। अब इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा था, धार्मिक विश्वास। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो धार्मिक विश्वास के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि आपको बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, जैसे एक मातृ देवी, ठीक है, पशुपति देव। मैंने एक दिन 2 मूर्तियों का तो जिक्र किया था ना, मातृ देवी और पशुपति देव, तो स्वाभाविक सी बात है मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी की बनने मूर्ति मिली है, पशुपति देव जो कि आदि शिव, ठीक है, माने गए मतलब शिव का, ठीक है, प्रिय रूप माना गया है, पुराना रूप माना गया है, तो आदि शिव की भी मूर्ति मिली है। इसके अलावा ये लिंग और योनि, इसकी भी पूजा करते थे। संभवतः क्यों करते थे, ठीक है, ये हमें कोई जानकारी है नहीं, लेकिन ये लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। इनफैक्ट ठीक है, सर्प पूजा मतलब सांप की पूजा करने के भी प्रमाण मिले हैं। तो जैसे ये प्रूव होता है, कई विद्वान ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद जादू टोना में इनका विश्वास था, ये जादू टोना करते होंगे। पशु पूजा करते थे क्योंकि कुंवर वाला जो सांड है वो विशेष पूजनीय था, और क्योंकि कुंवर वाला सांड विशेष पूजनीय था तो स्वाभाविक सी बात है पशु पूजा भी करते थे आमतौर पर। और इसके अलावा देखिए इनके लिए सबसे पूजनीय वृक्ष पीपल हुआ करता था, ये वृक्ष की भी पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करने के भी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो वृक्ष की पूजा करने के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो सबसे पहले हम इनका रिलीजियस जो बिलीफ है, हम इनके धार्मिक विश्वास के बारे में बात करेंगे। रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास के बारे में। ठीक है, नंबर फर्स्ट मातृ देवी की पूजा करते हैं, मातृ देवी और पशुपति देव। पशुपति देव, पशुपति देव मेरे पहले बच्चे कौन है, आद्य शिव है। पशुपति देव कौन है मेरे पहले बच्चे, आद्य शिव है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि भाई मूर्ति पूजा करते थे, है ना मेरे पहले बच्चे। मूर्ति पूजा, पता है आपको बस क्या करना है, आप बस जो भी मैंने पढ़ाया बस एक बार रिवीजन कर लो। इतना सरल मैंने बना दिया आप लोगों के लिए कि बस आपको एक बार रिवीजन, बस केवल एक बार रिवीजन। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आपको बच्चे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता जीएस के मामले में। ठीक है, बस एक बार रिवीजन, मेरे क्लास के साथ साथ रिवीजन जरूर करो बाद में। ठीक है जी, क्लियर है। तो भाई यहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है, माता देवी और पशुपति देव मतलब आदि शिव की मूर्तियां मिली हैं। लिंग योनि की पूजा करते थे। ठीक है, अब किस किस की पूजा करेंगे ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं लिख देता हूं लिंग ऑब्लिक योनि। ठीक है, मिट्टी के लिंग और योनि मिले हैं, तो लिंग योनि की पूजा करते थे। ठीक है, आपको पूरा लिख लेना है, लिंग योनि की पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, और पूजनीय वृक्ष कौन सा था, पीपल इनके लिए। लिंग योनि की पूजा करते थे, और इन लोगों के लिए बेटा पूजनीय वृक्ष कौन सा था, पीपल। सर्प पूजा करते थे। अच्छा, सर्प पूजा से लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये जादू टोना भी था, जादू टोना में इनका विश्वास था। शायद सर्प पूजा इसलिए ना करते हो मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चे, मैंने भी आर्कियोलॉजी को पढ़ा है और मेरा बहुत इंटरेस्ट है, सर्प पूजा शायद ये इसलिए ना करते हो। ठीक है, सर्प पूजा को आमतौर पर इनके द्वारा, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है, जैसे ये पशुओं की पूजा करते हैं, तो ठीक वैसे ही पशु पूजा, पशु पूजा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भैया कुंवर वाला सांड विशेष पूजनीय था, कुंवर वाला सांड विशेष पूजनीय था, विशेष पूजनीय था मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सबको एक बात समझ में आ रही है। तो कुंवर वाला सांड जो था वो इन लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, ये धार्मिक विश्वास है इनका। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है उसमें एक योगी सांभवी मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, एक योगी सांभवी मुद्रा, इस तरह से सांभवी मुद्रा। तो मोहनजोदड़ो से मिलने वाली इस मूर्ति में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भाई ये लोग योग से भी परिचित थे। ठीक है, क्योंकि वो जो योगी है वो सांभवी मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली बात है सांभवी मुद्रा में कोई योगी बैठा है तो इसका मतलब है कि लोग योग से परिचित थे, योग करते थे। तो मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से एक योगी की सांभवी मुद्रा वाली मूर्ति, एक योगी की सांभवी मुद्रा वाली मूर्ति। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है जी। तो मोहनजोदड़ो से एक योगी की सांभवी मुद्रा वाली मूर्ति, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि योगी की सांभवी मुद्रा वाली मूर्ति, तो ये लोग योग से परिचित थे, इसका प्रूफ मिलता है ना, इस बात की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि बेटा देखो आर्कियोलॉजी है। ठीक है, तो हम मानी लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि साहब ये लोग योग से परिचित थे, इसका मतलब है कि लोग योग से परिचित थे, ये लोग योग से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग योग जानते थे। अब कौन सा योग करते थे, कपालभाति करते थे क्या, ये नहीं पता, लेकिन योग से ये लोग परिचित थे। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, अंतिम संस्कार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अंतिम संस्कार, ये जीवन का ऐसा सत्य है बच्चे कि सबको एक ना एक दिन इस जीवन को छोड़कर चले जाना है, और सबको एक ना एक दिन इस जीवन को छोड़कर चले जाना है, लेकिन फिर भी हम हाय 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 माया है, करिए अंतिम संस्कार। तो हिंदू सभ्यता के लोग, ठीक है, मृतकों का संस्कार बच्चे 3 तरह से करते थे। एक तो दाह संस्कार, बिल्कुल जी हाँ, ठीक है, जैसे हिंदुओं में आज होता है दाह संस्कार बिल्कुल वैसे। दूसरा कंप्लीट ब्यूरियल्स, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण जैसे ईसाइयों में होता है, मुस्लिम्स में होता है, ठीक है, पूर्ण समाधिकरण। और तीसरा होता था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब है कि किसी भी मृतक के बच्चे जो है ना, सुनी हुई अस्थियों को दफनाना। पारसी, देखो पारसी लोग क्या करते हैं कि जब, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसकी डेथ हो जाती है, तो इतने लिबरल होते हैं पारसी लोग कि उनकी एक ऐसी बिल्डिंग होती है कि जिसके छत पर वो डेड बॉडी को रख देते हैं। वहां पर ऐसे पक्षी, ठीक है, जैसे कि चील कौवा वगैरह जो कि मृतोक जीवी होते हैं, ठीक है, वो आते हैं और मृतक को जो है ना बच्चे, ठीक है, खाते रहते हैं। तो मतलब इस तरह का भी आंशिक समाधिकरण भी था, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। और फिर बाद में उसको दफना देते थे, बाद में दफना देते थे, उनका ये विश्वास था, ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों का। तो हिंदू धर्म के समान दाह संस्कार भी है बच्चे, बात समझ में आ रही है। हिंदू धर्म के समान दाह संस्कार भी है कि अपने मृतक को, ठीक है, जलाने के बाद मतलब उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने के बाद उसकी कुछ अस्थियों को कलश में रखते थे, जैसे हिंदू धर्म में उसकी कुछ अस्थियों को कलश में रखते हैं, फिर उनको बाद में गंगा जी में, ठीक है, इस तरह से अमर। पूर्ण समाधिकरण था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, पूर्ण समाधिकरण लाइक इस्लाम एंड ईसाई कि पूरी तरह से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण भी था, मतलब पारसी धर्म के समान था कि पहले तो मृतक को खुले में छोड़ दिया जाता था, मृतक को खुले में छोड़ने के बाद बच्चों से पशु पक्षी खाते थे, और फिर बाद में जो बचा हुआ हिस्सा था उसको दफना देते। तो 3 प्रकार का संस्कार है, दाह संस्कार। ठीक है, बस मैं इतना लिख देता हूँ, हिंदू धर्म के समान दाह संस्कार, ठीक है, हिंदू धर्म के समान, ठीक है ना, और जलाने के बाद बची कुछ हस्तियों को
अस्थियों को कलश में रखते थे, कलश में रखते थे। तो ये हो गया बच्चे दाह संस्कार। दूसरा पूर्ण समाधिकरण, है ना मेरे प्यारे बच्चे, पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण बच्चे बिल्कुल कंप्लीटली फोकस यहाँ पर होना चाहिए आपका। बिल्कुल पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि मृतक को या मृतक के संपूर्ण शरीर को दफनाना, मृतक के संपूर्ण शरीर को दफनाना मेरे प्यारे बच्चे, उसको आप पूर्ण समाधिकरण बोलेंगे। मृतक के संपूर्ण शरीर को जब दफना दिया जाए, पूर्ण समाधिकरण। और तीसरा होगा मेरे प्यारे बच्चे आंशिक समाधिकरण। समाधिकरण मैंने आपको समझा दिया, आंशिक समाधिकरण बिल्कुल पारसी धर्म के समान। लेकिन अब पारसी ऐसा नहीं करते बच्चे, वो पहले करते थे, जो बहुत ज्यादा धार्मिक पारसी हुआ करते थे बच्चे, वो धार्मिक पारसी पहले किया करते थे, अब नहीं करते। अब तो सब लोग बिल्कुल जो है ना ठीक है दफना ही देते हैं, ठीक है दफना ही देते हैं बच्चे। ठीक है अब मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है स्क्रिप्ट। अब हम लिपि के बारे में बात करेंगे। ठीक है आप सभी को पता है कि लिपि के विकास के आधार पर सिंधु सभ्यता को हम ऐतिहासिक काल में बांटते हैं। मतलब सिंधु वासियों के पास लिपि तो थी, लेकिन वो जानते थे लिपि को, वो स्क्रिप्ट को जानते थे, लेकिन है क्या कि बच्चे उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका। ठीक है तो सिंधु सभ्यता के लोग लिपि के प्रयोग से परिचित थे। लिख देता हूं कि वह लिपि के प्रयोग से परिचित थे, लिपि के प्रयोग से परिचित थे, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, है ना बच्चे, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिपि के प्रयोग से परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज दैट अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है अब ये जो लिपि है मेरे प्यारे बच्चे तीन प्रकार की है। पिक्टोग्राफिक मींस चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि। देखिए जो चित्रात्मक लिपि है, सर्वाधिक साक्ष्य इसी के मिलते हैं, सर्वाधिक साक्ष्य इसी के मिलते हैं चित्रात्मक लिपि के। ठीक है दूसरा आपको मिलेगा, ठीक है ना, भाव चित्रात्मक लिपि, दूसरे प्रकार की भाव चित्रात्मक लिपि। और तीसरी मिलेगी आपको जिसको बोलेंगे गौमूत्रिका लिपि, तीसरी प्रकार की लिपि जो आपको हमें देखने को मिलेगी वह गौमूत्रिका लिपि। ठीक है तो लिपि चित्रात्मक, सबसे ज्यादा साक्ष्य चित्रात्मक लिपि के मिले हैं, देखिए सबसे ज्यादा एविडेंस चित्रात्मक लिपि के हैं। दूसरा भाव चित्रात्मक लिपि है, मतलब कुछ चिन्हों का तो उपयोग किया गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ भावों को भी उकेरा गया है। इसके बाद तीसरा है गौमूत्रिका लिपि। गौमूत्रिका लिपि क्या है मैं बता रहा हूँ। गौमूत्रिका लिपि है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे फारसी होता है ना, पहले तो फारसी की तरह राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। ठीक है पहला लाइन कैसे लिखा जाएगा, राइट से लेफ्ट, जस्ट फारसी, फारसी में ऐसे ही होता है, फारसी में राइट से लेफ्ट लिखेंगे आप। ठीक है उर्दू में भी राइट से लेफ्ट लिखते हैं, है ना, उर्दू में भी तो राइट से लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है जस्ट लाइक फारसी, राइट से लेफ्ट। ठीक है राइट से लेफ्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा, इसी को गौमूत्र लिपि कहते हैं। फिर लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा। ठीक है बिल्कुल कैसे बच्चे, आपकी देवनागरी की तरह, देवनागरी की तरह। ठीक है देखो मैं भी तो लेफ्ट से राइट लिखता हूँ, लेफ्ट से राइट लिखता हूँ ना, देवनागरी की तरह, तो इसी को हम गौमूत्र लिपि कहेंगे। ठीक है इसी को गौमूत्र लिपि कहेंगे। चलिए अब सिंधु सभ्यता की ये जो लिपि है बच्चे, ठीक है आप ये समझ रहे हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले वो 1853 में। लोग बड़े खुश हुए कि जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, नगरी सभ्यता है, व्हाट अ वंडरफुल सिविलाइजेशन। ठीक है अब चूंकि इसकी लिपि मिल गई तो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे पहले भारत में जो अशोक के अभिलेख हैं, उनकी जो ब्राह्मी लिपि है, खरुष्ट लिपि है, अरमाइक लिपि है, वो पढ़ ली गई है विद्वानों के द्वारा, विलियम जोन्स हो गए या फिर और भी ग्रुंडेवेल वगैरह, उन सब ने पढ़ ली है। तो उनको लगा कि ये ब्राह्मी लिपि से ही मिलती जुलती, हम पढ़ लेंगे बड़े आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है लेकिन ठीक है वो लोग लगातार कोशिश करते रहे, अब जब लगातार कोशिश करते रहे लेकिन वो डिकोड नहीं कर पाए, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया। तो 1853 में बच्चे सिंधु सभ्यता की मोहरें हमें मिली। ठीक है और उनकी लिपि के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले वो 1853 में मिले, जब सिंधु सभ्यता की मोहरों को देखा पढ़ा जाना। और आप ये कह सकते हैं कि 1923 तक, 1923 तक ये जो पूरी लिपि है, ठीक है पूरी की पूरी लिपि अस्तित्व में आ गई, पूरी की पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। हालांकि एक सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में जो सबसे पहला विचार अपना रखा था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने रखा था, लेकिन इस लिपि को जो पढ़ने का सबसे पहला प्रयास किया गया वो एले वाडिल के द्वारा किया गया 1923 में। जब 1923 में पूरी लिपि अस्तित्व में आ गई तो उसके बाद ही एले वाडिल जो कि बहुत बड़े स्क्रिप्ट रीडर थे, वो भी बच्चे नहीं पढ़ पाए। और आज तक स्टिल आज तक बच्चे ये एक सिंधु सभ्यता की लिपि एक मिस्ट्री है, हम उसे आज तक पढ़ ही नहीं सके, आज तक पढ़ ही नहीं सके सिंधु सभ्यता की लिपि। ठीक है 1853 में लिपि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले, 1853 में लिपि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, आप समझते हो ना अलेक्जेंडर कनिंघम को, बहुत अच्छे से जानते हो कनिंघम ने, ठीक है ना, सर्वप्रथम इस पर विचार प्रस्तुत किया, विचार प्रस्तुत किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले बच्चे विचार प्रस्तुत किया इस पर। 1923 तक पूरी लिपि अस्तित्व में आ गई, पूरी लिपि प्रकाश में आ गई है ना, 1923 तक संपूर्ण लिपि प्रकाश में आ गई। और 1925 1925 में बच्चे एल ए वाडिल ने सर्वप्रथम प्रयास किया इसको पढ़ने का, सर्वप्रथम प्रयास किया इसको पढ़ने का। ठीक है लेकिन आप सभी को पता है कि उस प्रयास का रिजल्ट क्या निकला, कि वो असफल हुआ। ये रिजल्ट निकला, बताओ बच्चे उस प्रयास का क्या रिजल्ट निकला, कि वो असफल रहा, यही रिजल्ट निकला उस प्रयास का। ठीक है ये बात समझ में आई। अच्छा एक बात और बच्चे मैं लिखाना भूल गया, ठीक है ये जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार में मैं कब्रिस्तान लिखाना भूल गया। ठीक है हड़प्पा से बच्चे जो है ना, हड़प्पा में
नगर क्षेत्र से बाहर कब्रिस्तान मिला है। दुर्ग क्षेत्र से बाहर आप कहेंगे भाई, नगर से बाहर थोड़ी नहीं होगा, तो दुर्ग क्षेत्र से बाहर कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से, कब्रिस्तान मिला है, ठीक है ना। R37 और H, और साथ ही साथ हड़प्पा से दुर्ग क्षेत्र से बाहर ही एक श्रमिक आवास भी मिला है, श्रमिक आवास। तो दुर्ग क्षेत्र से बाहर हड़प्पा से एक श्रमिक आवास, और इसके अलावा हड़प्पा से बच्चे दुर्ग क्षेत्र से बाहर एक कब्रिस्तान भी मिला है। ठीक है, कब्रिस्तान, दो कब्रिस्तान है, मतलब ठीक है, एक है R37 और दूसरा है H। ठीक है, इनके नामकरण किए गए हैं। आर्कियोलॉजी में इस तरह का ही नामकरण किया जाता है, आर्कियोलॉजी में इस तरह का ही नामकरण किया जाता है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं कि बात सभी को समझ में आ गई होगी। मेरे किसी भी प्यारे छोटे बहन भाई को ये प्रॉब्लम नहीं रही होगी इसमें किसी भी तरह की। चलिए अब एक बार हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका संपूर्णता से बहुत अच्छे से इसका रिवीजन कर लेंगे, अभी तक जो भी पढ़ा। और अब देखिए सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि भाई हमारा पूरा कंसंट्रेशन क्लास में होना चाहिए, क्लास की क्लास में याद होना चाहिए। कृषि, गन्ना की खेती के, ठीक है, देखो सब लोग, कृषि गन्ना की खेती के कोई एविडेंसेस नहीं। गेहूं, जौ, धान, चना, मटर, रागी, अलसी, बाजरा, सरसों, तिल, इन सभी की ये लोग खेती करते थे मेरे प्यारे बच्चे। कपास उगाने वाले सिंधुवासी ही सर्वप्रथम थे, इसलिए सिंधुवासी बेटा कपास उगाते थे। दैट्स व्हाई मेसोपोटामिया के लोग जो हैं वो इनको इंडस कहते थे, कपास उगाने के कारण ही। बनावली से मिट्टी का खिलौना हल मिला है, बनावली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जुता हुआ खेत। लोथल से आटा पीसने की चक्की के दो पार्ट मिले हैं बेटा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। बुढ़िया आटा पीसिंग सोले का डायलॉग है ना। रंगपुर में चावल को उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, रंगपुर में चावल की खेती के, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रंगपुर में चावल की खेती के साथ चावल को उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। जी, ठीक है जी, रंगपुर में चावल की खेती के साक्ष्य हमको मिले हैं। हाँ, बहुत अच्छे है ना। इसके अलावा बच्चे, लेकिन लोथल से चावल की भूसी, लोथल से क्या, चावल की भूसी, क्लियर हुआ सभी को। रंगपुर से चावल को उगाए जाने के और लोथल से चावल की भूसी के। ये दिखाई तो नहीं दे रहा आपको बोतल, तो इधर रख लेता हूं मैं। लोथल से चावल की भूसी, मुझे भी याद हो गया। लोथल से चावल की भूसी, रंगपुर से ठीक है, चावल को उगाए जाने के और लोथल से आटा पीसने की चक्की के दो पार्ट मिले हैं, ये बात क्लियर होगी। अब पशुपालन, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि घोड़े को जानते नहीं थे भैया, सुरकोटला से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, राणा कुंडई जो कि आपका ठीक पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा, राणा कुंडई से घोड़े के जबड़े के अवशेष मिले हैं। कुंवर वाला सांड विशेष पूजनीय पशु था, सबको पालते थे, लेकिन शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। व्यापार वाणिज्य बहुत उन्नत था भाई, ठीक है, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। हम सब लोग जानते हैं कि भाई व्यापार प्रधान तो उन्नत दशा में होगा, ऑब्वियस बात है, व्यापार प्रधान सभ्यता है। मापतौल से परिचित थे। लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, मापतौल की इकाई 16 के अनुपात में थी और ये बातों का प्रयोग करना जानते थे। समाज के बारे में बात करें, समाज मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि अधिकांश स्थानों से मात्र देवी की मूर्ति मिली है, तो इसलिए समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। देखो उच्च समतावादी था, 4 वर्ग थे, ठीक है, समाज का विभाजन कर्मों के आधार पर था, लेकिन देखिए चाहे किसी का काम कुछ भी सही, लेकिन हम सब बराबर हैं। काम के आधार पर समाज में किसी की हैसियत तय नहीं की जाती थी, काम के आधार पर समाज में बेटा किसी की हैसियत तय नहीं की जाती थी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद धार्मिक विश्वास, ठीक, मात्र देवी की पूजा करते हैं, पशुपति देव की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, लिंग योनि की पूजा, वृक्ष पूजा, पीपल की, सर्प पूजा, जादू टोने का अनुमान लगाया जाता है, पशु पूजा करते हैं, कुंवर वाला सांड विशेष पूजनीय है। और मोहनजोदड़ो से योगी जी की एक सामवेदी मुद्रा में मूर्ति मिली है, अनुमान लगाया जाता है कि ये योग से भी परिचित थे, ठीक है, अनुमान लगाया जाता है बच्चे। अंतिम संस्कार 3 तरह का है, दाह संस्कार बिल्कुल हिंदुओं की तरह, ठीक है, फिर चुनी हुई अस्थियों को कलश में रखते थे। पूर्ण समाधिकरण इस्लाम और ईसाइयों की तरह, आंतरिक समाधिकरण बेटा पारसी धर्म के समान, ठीक है। चलिए दुर्ग क्षेत्र के बाहर कब्रिस्तान भी मिला हड़प्पा से और श्रमिक आवास भी मिला। कब्रिस्तान है R37 और H। इस पर लिपि 3 प्रकार की है, चित्रात्मक जो कि सर्वाधिक साक्ष्य चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है, और तीसरी है गोमुद्रिका लिपि। गोमुद्रिका लिपि पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, मतलब फारसी और फिर देवनागरी की तरह गोमुद्रिका लिपि इसको कहेंगे। 1853 में पहले साक्ष्य मिले थे लिपि के, और सबसे पहले इस लिपि पर जो इसने अपना विचार व्यक्त किया था, सबसे पहले इस लिपि पर जिसने अपना विचार व्यक्त किया था वह अलेक्जेंडर कनिंघम था। 1923 तक पूरी लिपि अस्तित्व में आ गई। 1925 में एले बार्डेल ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है, असफल प्रयास था मेरे प्यारे बच्चे, ये असफल था। सिंधु सभ्यता, ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे खत्म हुई। और उसके बाद जब हम मिलेंगे ना आपसे सोमवार को, तो हम फिर वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो होगा, जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, वो होगा वैदिक संस्कृति का। और विश्वास मानिए बहुत अच्छे से वैदिक संस्कृति आपको समझ में आने वाली है, मतलब लल्लन टॉप तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप वैदिक संस्कृति को समझने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। आईटी की क्लासेस को आप पेड बैच में डलवा दीजिए पीडीएफ के साथ, प्लीज प्लीज बेटा, चिंता ना करो। मैं ऐसा करूंगा, जैसे 3-4 चैप्टर हो जाने दो इंडियन ज्योग्राफी के, वहां पर आप देखते रहो इंडियन ज्योग्राफी को सब लोग, ठीक है, सब लोग सुन लो। जो बेटा बाईटी पर इंडियन ज्योग्राफी होती है ना, ठीक है, रात को 8 बजे, आज नहीं होगी, आज छुट्टी है उसकी, क्योंकि आज मेरी सिविल पर क्लास है, ठीक है, ऐसे की। तो आप इसको देखते रहो, ठीक है, आप इसे देखते रहो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन क्लासेस को अपलोड नहीं करवाऊंगा। मैं एक संडे को जैसे 3-4 चैप्टर वहां पे कंप्लीट हुए, तो 3-4 चैप्टर पूरा मैं आपको एप्लीकेशन पे फिर से एक बार शुरू से पढ़ा दूंगा, मतलब पूरा मैं शुरू से पढ़ा दूंगा, फिर से एक बार आपको हर एक पॉइंट पढ़ा दूंगा, लेकिन लिख लिख कर बच्चे बहुत अच्छे से सारी चीजें मैं समझा कर आपको पढ़ा दूंगा। तो इंडियन ज्योग्राफी आपका ऐसे हो जाएगा। बाईटी की क्लासेस को मत डलवाओ। एप्लीकेशन क्लासेस में क्या है ना, बीच में मैं कमेंट कम पढ़ता हूं, जैसे कि बाद में जो बच्चे रिकॉर्डेड देखें, और आपको इस क्लास में बाईटी क्लास में बीच-बीच में बात भी कर लेते हैं ना। तो मुन्ना एक बार ग्रेट थम्स अप। फिर इसके बाद फिर हम, क्योंकि बच्चे इसको कल स्टार्ट करेंगे वैदिक संस्कृति को, अभी बचा हुआ है टाइम, ठीक है। अब चूंकि क्या है कि मैं तुरंत इसके बाद ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ज्योग्राफी की क्लास बेशक 4:30 से है, अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 5 बजे मेरी सिविल पर बच्चे एक क्लास और है, तो मुझे सिविल पर जाना है 5 बजे क्लास लेने, वो केवल आज ही होती है, तो इसलिए आज मैंने आपका ये खत्म करा दिया पूरा सिंधु सभ्यता। तुरंत बाद ही हम करेक्ट 4 बजे ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, और ज्योग्राफी में फिर हम पढ़ेंगे बच्चे ब्रह्मांड, ठीक है ना। मुन्ना सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, पढ़ते चले जाओ, ठीक है। जहां पर भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी आप चाहेंगे कि हमें सर की हेल्प चाहिए, मैं सबसे पहली पंक्ति में आपको खड़ा हुआ मिलूंगा, सबसे आगे। बस ठीक है, एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है कि भाई अपना सब कुछ जॉब दो, ठीक है, जॉब दो अपना सब कुछ, ठीक है, और कुछ